हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आज आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अपन कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक अपन ने लगभग कैपेसिटर को पूर्ण कर लिया है। आज का जो अपना टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, न्यूमेरिकल की दृष्टि से और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। टॉपिक आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आवेशित चालकों के संयोजन से आपके पास कोई चालक पदार्थ हैं, वो आवेशित हैं और उनको जब आप कनेक्ट करेंगे, संयोजित करेंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, यानी एक चालक से दूसरे चालक की तरफ आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। कौन से चालक से कौन से चालक की तरफ जाएगा, कब तक आवेश का स्थानांतरण होगा, किस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा, क्या इस आवेश के ट्रांसफर में किसी ऊर्जा की कोई क्षति होती है क्या, इन सब बातों को अपन समझेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके बुक से अलग मेथड के द्वारा सीखेंगे, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। मैं पिछले 10 वर्षों से बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियां चेक कर रहा हूं और मुझे वहां पे पिछली साल एक इतना इंटरेस्टिंग मेथड मिला था किसी बच्चे का, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। निश्चित रूप से अगर ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो बहुत आसानी से, बहुत शुद्धतापूर्वक आप इसे लिख पाएंगे और आपका जो स्कोर है वो भी काफ़ी बेहतर रह पाएगा। चलिए, तो यहाँ पे टॉपिक आपको कह रहा है कि आपके पास आवेशित चालक गोले हैं। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई पहला एक चालक गोला है, इसको नाम कह दिया मैंने ए। एक दूसरा चालक गोला है, इसको कह दिया मैंने बी। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसकी जो धारिता है वो है आपकी C1 और इसकी जो धारिता है वो आपकी C2। आपने इसे धन आवेश से आवेशित कर रखा है और कितना आवेश डाल रखा है, क्योंकि चालक है तो डेफिनेटली आवेश कहाँ जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर जाएगा। और मान लीजिए इसको मैंने Q1 आवेश से आवेशित किया है। दूसरा जो गोला है उसको भी आप आवेशित कर लीजिए। तो इसको आप जब आवेशित करेंगे तो मान लीजिए कि इसकी सतह के ऊपर जो आवेश है उसकी मात्रा अपन कितनी ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं। दोनों इक्वल नहीं है, एक कम है और दूसरी ज़्यादा है। तो C1 और Q1 है, C2 और Q2 है, तो डेफिनेटली इनकी सतह के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो विभव है उनकी वैल्यूज भी कुछ डिफरेंट होगी। तो इसके अंदर जो विभव है, इसकी सतह का जो विभव है वो आपका V1 है और इसकी सतह का जो विभव है वो V2 है। बात क्लियर है? चलिए, अब अपन क्या करेंगे कि जैसे ही आप इनको एक किसी चालक तार से संयोजित करेंगे तो आवेश का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और वो आवेश का स्थानांतरण है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि वो आवेश का ट्रांसफर किस आधार पे होगा, कौन से गोले से कौन से गोले की तरफ होगा। इस बात को समझना, फील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। अगर ये एग्जाम्पल आप बखूबी समझ पाएंगे तो डायरेक्टली आप इस टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। मेरे पास दो पानी की टंकियां हैं। पहली जो टंकी है उसकी साइज़ बहुत बड़ी है, उसका नाम मैंने ए कह रखा है। और दूसरी टंकी है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, उसका जो व्यास है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो बहुत कम है, यानी पतली टंकी है। कुछ यूँ कह दीजिए, पहली टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसका लेवल थोड़ा नीचे है, पर उसके पानी की मात्रा 1000 लीटर इसके अंदर भरी हुई है। और दूसरी जो टंकी है वो पतली होने के कारण उसमें अगर आप थोड़ा पानी 500 लीटर भी भरोगे तो इसका लेवल है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अब अपन इन दोनों को नीचे एक कोई पाइप से कनेक्ट कर देते हैं ताकि इनमें से पानी का ट्रांसफ़र है वो एक तरफ से दूसरी तरफ होना शुरू हो जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पानी का ट्रांसफ़र है वो कौन सी टंकी से कौन सी टंकी की तरफ होगा। देखिए, पहली टंकी में पानी की मात्रा तो 1000 लीटर है और दूसरे में 500 लीटर है। तो क्या पानी का ट्रांसफ़र पानी की मात्रा के अनुसार होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो पानी का ट्रांसफ़र किस तरफ से होगा? सर, पानी का जो ट्रांसफ़र होता है वो उसके लेवल के ऊपर, उसके तल के ऊपर डिपेंड करता है और उच्च तल से निम्न तल की तरफ जाता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पानी ट्रांसफ़र होता है। तो यानी मैं इजी में वे में आपसे कहूँ तो मैं कुछ ये कह सकता हूँ कि पानी का जो ट्रांसफ़र है वो आपका बी टैंक से ए टंकी की तरफ होता जाएगा। यानी यहाँ पे पानी की जो मात्रा है उसका कोई महत्व नहीं है, केवल तल का महत्व है। और ये पानी कब तक ट्रांसफ़र होगा? सर, ये पानी तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों टंकियों के अंदर पानी का लेवल बराबर ना आ जाए।
जब दोनों टंकियों में पानी का लेवल इक्वल हो जाएगा उस समय ये पानी का स्थानांतरण होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब पानी का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, क्या इन दैट केस उस स्थिति में क्या दोनों में पानी की मात्रा इक्वल होगी? सर अभी इसमें 500 लीटर है, इधर से पानी जाएगा तो इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, और इसमें पहले से 1000 है तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। यानी जब पानी का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा उस समय इन दोनों में पानी की मात्रा सेम नहीं है। बात क्लियर है? चलिए इस टॉपिक पे आ जाइए। देखिए, इसके ऊपर आवेश Q1 है और इसके ऊपर आवेश Q2 है। इसके ऊपर विभव V1 है और इसके ऊपर विभव V2 है। मैं आपसे ये कहूँ कि पहले वाला जो आवेश Q1 है वो कम है इस पानी की भांति, मान लीजिए ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि जिस चालक के ऊपर आवेश ज़्यादा है वहाँ से कम आवेश की तरफ आवेश का ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से पानी की मात्रा के ऊपर पानी का ट्रांसफ़र डिपेंड नहीं करता है, उसी प्रकार से आवेश की मात्रा है वो आवेश के स्थानांतरण के लिए आवश्यक तथ्य नहीं है। आवेश का जो स्थानांतरण है वो उसके विभव के ऊपर डिपेंड करता है। आवेश हमेशा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वो उच्च विभव से निम्न विभव के सिरे की तरफ जाता है। अगर इसके ऊपर विभव ज़्यादा है, चाहे इसका आवेश कम क्यों ना हो, आवेश का ट्रांसफ़र आवेश की मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा, विभव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं आपको इन सिचुएशन में ये कह दूं कि भैया V1 है दैट इज़ ग्रेटर देन V2, तो आप बहुत आसानी से ये बात कह पाएंगे कि सर यदि V1 विभव ज़्यादा है तो आवेश का स्थानांतरण है वो आपका इस A गोले से B गोले की तरफ होगा। आपने यहाँ पे देखा है कि पानी का ट्रांसफ़र कब रुक जाता है? सर जब दोनों का लेवल बराबर हो जाता है। और यहाँ पे आवेश के स्थानांतरण के लिए कौन बाध्य करता है? विभव करता है। तो आवेश का स्थानांतरण रुकेगा कब? आवेश का स्थानांतरण किस स्थिति में रुक जाएगा? सर जब इन दोनों गोलों के ऊपर विभव की वैल्यू इक्वल हो जाएगी उस समय आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आवेश का स्थानांतरण आवेश की मात्रा के लिए बाध्य नहीं होता है। आवेश के स्थानांतरण है वो विभव के अनुसार स्थानांतरित होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। क्लियर है भैया? और जब दोनों के ऊपर विभव की वैल्यू समान हो जाएगी उस समय आवेश का ट्रांसफर रुक जाएगा। अच्छा, तो ये मेरे पास प्रारंभिक स्थिति है। दूसरी स्थिति में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लीजिए ये स्थिति है और उस स्थिति में आपने इसको कनेक्ट कर रखा है और इसके ऊपर जो आवेश, इसकी धारिता C1 ही रहनी है, इसकी धारिता C2 ही रहनी है। इसका जो आवेश है, आपने कहा कि सर A के ऊपर जो विभव है वो ज़्यादा है तो इसकी तरफ से आवेश का ट्रांसफ़र यहाँ पे होना शुरू हो गया था पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, तो जैसे जैसे इस A से आवेश का ट्रांसफ़र होगा तो इसके ऊपर अब आवेश क्या पहले वाला Q1 ही रहेगा क्या? ना, कुछ कम हो जाएगा और उसकी वैल्यू को मैं Q1 डैश कह देता हूँ। इसके ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी इसके ऊपर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा और चार्ज ज़्यादा होने से इसकी वैल्यू क्या Q2 कह दूँ क्या? इसको अपन Q2 डैश कह देते हैं। और इस सिचुएशन में जब आवेश का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है उस स्थिति में यहाँ पर दोनों के ऊपर विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। बात क्लियर है? इतनी बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर है। अब ये डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये दो डायग्राम आप अपने नोट्स के अंदर बना लेंगे, ये केवल आपको समझने के लिए था। अब अपन यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं। क्या बातें आपको दे रखी हैं, किस आधार पे आवेश का स्थानांतरण हुआ और स्थानांतरण के बाद यहाँ पे आवेश की मात्रा कितनी हो जाती है, ये सिंपल अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों डायग्रामों को देख करके, बात को समझ करके अपन ने पैराग्राफ में क्या लिखा है कि माना दो विलगित चालक गोले, विलगित का मतलब है जो आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है और बाहर भी किसी निकाय से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट हैं दोनों। माना दो विलगित चालक गोले, नाम क्या है? A व B, इनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं और इन्हें क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश से आवेशित कर रखा है। आवेश की मात्रा भी अपन ने लिख दी। जब आप इन्हें आवेशित करेंगे तो इनकी सतह के ऊपर विभव उत्पन्न होगा। कितना होगा? जिससे इन पर विभव क्रमशः V1 व V2 उत्पन्न होता है। कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितना कितना पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देते हैं, V1 और V2 है।
क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे कि इनके ऊपर पहले अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले गोले के ऊपर, ए गोले के ऊपर चार्ज कितना है, Q1 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सर C1 इंटू V1। Q2 की वैल्यू क्या कह दूं, ये हो जाएगा C2 इंटू V2। बात क्लियर है। अब अपन क्या कहते हैं कि इन्हें एक अल्पधारिता के, अल्पधारिता, धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता के चालक से, चालक तार से जोड़ देते हैं। इन दोनों गोलों को जोड़ने पर, तो जैसे इनको एक चालक तार से जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश Q1 की वैल्यू Q1 डैश हो जाएगी, इसके ऊपर आवेश की वैल्यू Q2 डैश हो जाएगी। इसकी धारिता तो C1 रहनी है और इसकी धारिता C2 रहनी है। इसके ऊपर विभव है वो V रह जाएगा और इसके ऊपर भी विभव है वो V रह जाएगा। अब इस बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या कि दोनों चालक तारों को चालक तार से जोड़ने पर आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा, और ये स्थानांतरण तब तक होगा जब दोनों के ऊपर विभव की मात्रा समान ना हो जाए। पैराग्राफ के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की तरफ तब तक होता है जब तक दोनों के ऊपर विभव का मान समान हो जाए। और अब परिवर्तित आवेश है, दोनों गोलों पर जो पहले आवेश Q1 और Q2 था वो अब चेंज हो करके Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है। और आपने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, Q1 डैश की वैल्यू है वो C1V है, Q2 डैश की वैल्यू है वो C2V है। V दोनों में समान है क्योंकि विभव की स्थिति समान हो जाती है, उसके बाद आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। तो संयोजन करने से पहले का कुल आवेश कितना है, दोनों चालक गोलों के ऊपर अलग अलग आवेश आपने ले रखा है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ उसको मैं Q कह देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। दोनों की वैल्यू लिख दी, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। संयोजित कर दिया, तो संयोजित करने के बाद का कुल आवेश कितना है, पहले वाले गोले पर Q1 डैश है, दूसरे पर Q2 डैश है, तो दोनों को इनको भी जोड़ देते हैं। देन Q डैश इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। V है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में रह जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, संयोजित करने से पहले का आवेश सर Q है, संयोजित करने के बाद का आवेश सर Q डैश है। दोनों इक्वेशन आपके पास है बिल्कुल। तो आवेश तो एक संरक्षित राशि है, तो अपन लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या कहता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इट मीन्स क्या हो गया कि समीकरण 1 इक्वल्स टू समीकरण 2, ठीक है। Q है वो Q डैश के इक्वल होगा, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 दैट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। V आपने उभयनिष्ठ ले रखा है। अच्छा, दे क्या रखा था, C1V1 दे रखा है, C2V2 आपके पास पहले से है। अब नई वैल्यू क्या आ गई, विभव की वैल्यू आ गई, तो इसे अपन कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये क्या है, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, दोनों गोलों के ऊपर समान विभव की स्थिति। तो V की वैल्यू क्या लिखूं मैं यहाँ पे, तो V इज इक्वल्स टू लिखना चाहिए अपने को सर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2। तो ये आपके पास उभयनिष्ठ विभव का एक डेरिवेशन हो जाता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि दो आवेशित चालकों को संयोजित करने पर उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आपको यहाँ तक जाना है। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ विभव का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं और इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ कि जो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण के बाद यानी Q1 डैश और Q2 डैश हैं, उनका अनुपात आपको लेना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पूछा जाता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी।
तो जब अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में अपन प्रीवियस एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करेंगे। दैट टाइम अपन इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आवेशों के स्थानांतरण के बाद में Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी सर? C1V आई थी। Q2 डैश की वैल्यू कितनी आई थी सर? ये वैल्यू हमारे पास C2V आई थी। दोनों को बट्टा में कर दीजिए, V उभयनिष्ठ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 धारिताओं के अनुपात के समानुपाती है। यानी अब आपको ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना है कि आवेशों का पुनर्वितरण जो है, आवेशों का पुनर्वितरण किस अनुपात में होता है? पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता। ठीक है, इसके अनुपात पर डिपेंड करता है। सिंपल। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेशों का पुनर्वितरण है वो धारिताओं के किस अनुपात में होगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश है वो C1 अपॉन C2 है, C2 अपॉन C1 है, या इनका स्क्वायर करके भी आपको दे दिया जाता है। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, समझना है। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। इस डेरिवेशन का जो अगला पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके बुक में जो उसका डेरिवेशन दे रखा है वो अलग मेथड से दे रखा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन यहाँ पे अपन एक बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज़ करेंगे और पूरा डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न ये है कि विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात कितना होगा? विभव में परिवर्तन का मतलब क्या है? आपने पहले माना है कि सर V1 है दैट इज ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, अब पहले वाले विभव में कुछ कमी आएगी, मेरी बात समझ रहे हैं? पहले वाले विभव में कुछ कमी आएगी और दूसरे वाले विभव में क्या होगा? कुछ वृद्धि होगी। और उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव आपके पास हो जाएगा V। उसके बाद में आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। ये जो विभव V1 है और ये जो V2 है इसमें V1 ज़्यादा है और उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। यानी ये V1 की वैल्यू है वो धीरे धीरे घटेगी और V2 की वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जब दोनों की वैल्यू अंत में इक्वल हो जाएगी उस समय आवेश का स्थानांतरण है वो रुक जाएगा। तो ये जो V1 है ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू घट करके V हो रही है। यानी कि V1 की जो वैल्यू है उसमें से यदि आप V घटा दें तो इतना विभव में अंतर आ गया, इसको अपन कह देंगे डेल्टा V1। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो V2 कम था जो अब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ करके कितना हो गया? V हो गया। तो इसमें से बाद की वैल्यू माइनस पहले की वैल्यू को घटा देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा V2। तो कहने का मतलब आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 का अनुपात पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको अपनी बुक के अंदर का जो मेथड दे रखा है वो भी आपको एक बार पढ़ना है, पर उसको याद नहीं करना है। ठीक है, उसको याद क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसका तरीका कुछ अलग है और वो थोड़ा सा टफ भी है। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आवेश संरक्षण से। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि Q1 प्लस Q2 दिस इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये डेरिवेशन तो अपना पहले का चलता आ रहा। Q1 की वैल्यू कितनी है? C1V1। इसकी वैल्यू कितनी है? C2V2। Q1 डैश कितना है? C1V। और ये कितना है? C2V है। बात क्लियर है? अब आपको करना क्या है? आपको यही तो निकालना है V1 माइनस V। मेरी बात को समझें, डेल्टा V1 आपको चाहिए, पर डेल्टा V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V1 माइनस V। तो V1 माइनस V में से इसको मैं इस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा C1V1, इस तरफ आएगा तो माइनस का C1V। और अब ये जो C2V2 की वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो C2V माइनस C2V2, इसको कॉमन ले लीजिए आपके पास,
तो C1 आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया V1 माइनस V। इधर आप C2 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या रह गया V माइनस V2। परंतु अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो V1 माइनस V जो है उसको आप डेल्टा V1 कह सकते हैं। V1 माइनस V को क्या कह सकते हैं, डेल्टा V1। तो ये आपके पास C1 हो गया और ये डेल्टा V1 हो गया। इधर क्या हो गया, C2 और ये डेल्टा V2। आपको तो डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का रेशियो चाहिए ना, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 दैट इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है और इस रिजल्ट को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यानी कि विभव में परिवर्तन का अनुपात, ध्यान दें, विभव में परिवर्तन का अनुपात वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि धारिताएं अगर C1 अपॉन C2, यहाँ पे डेल्टा V1 डेल्टा V2 है, यहाँ पर भी C1 अपॉन C2 होता तो धारिताओं के अनुपात के समानुपाती कह देते, लेकिन यहाँ पे धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 1 नंबर के प्रश्नों में डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है और डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो अगर डेरिवेशन आपका बिल्कुल क्लियर है तो ये रिजल्ट आपका आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपना ये एक दूसरा टॉपिक यहाँ पे और कंप्लीट हो जाता है। आप प्लीज़ वीडियो के साथ साथ नोट्स लिखते जाएं। जब वीडियो फिनिश हो जाए, नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, तो एक बार आप अपने नोट्स को अच्छे से समझें और उसके बाद एक बार और आप वीडियो को देख करके अपने जो फंडामेंटल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक के बाद में एक टॉपिक और है, वो ये कहता है कि जब आप चालक गोलों को आपस में किसी चालक तार से कनेक्ट करेंगे, आवेश का जब स्थानांतरण होगा तो आवेश के स्थानांतरण में कुछ ऊर्जा है उसकी क्षति भी होगी। बात समझ में आ रही है? ऊर्जा के मान में कमी आती है। ऊर्जा है वो हीट के रूप में, साउंड के रूप में उत्सर्जित होती है। तो प्रश्न ये कहता है कि वो ऊर्जा हानि या ऊर्जा क्षति कितनी है, उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो के साथ में अपन उसको नहीं जोड़ेंगे, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि 2 अलग अलग टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो के साथ बनाएंगे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना जो वीडियो है वो केवल यहाँ तक ही रहेगा। इससे पीछे के वीडियो में आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के। मेरे हिसाब से अब आपका वो उतना फंडामेंटल है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 2-3 दिन हो गए आपको करते हुए उसको। मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, यहाँ पे एक सी कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक सी कैपेसिटर लगा हुआ है, अगेन यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सीरीज़ आगे चल रही है। इस तरीके से बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये श्रृंखला है वो आगे चलती जा रही है। सवाल कह रहा है कि ये सारे कैपेसिटर सी धारिता के हैं, ये अनंत तक जा रही है वैल्यू। तो इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व करके और आप अपना जो रिजल्ट है, आपका जो आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।